ओपननेस टू एक्सपीरियंस बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में से सबसे पहला ट्रेट है, विच इज़ अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आइडियाज़, आर्ट, लिटरेचर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फिलॉसफी एंड जनरल क्रिएटिविटी। और वो पर्सनैलिटीज़ जो ओपननेस में हाई स्कोर करती हैं उन्हें करेक्टराइज किया जाता है एज बीइंग स्मार्ट, क्रिएटिव, क्यूरियस, विजनरी। दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन लर्निंग. They will seek out cultural events like movies, concerts, or art shows. They are very likely to enjoy writing. They enjoy abstract ideas and love to solve complex, multidimensional problems. They are highly likely to be prolific readers. They have a broad and deep vocabulary. They are very proficient at formulating new ideas and tend strongly to be articulate, particularly if they are average or above average in extraversion. Also, they seek change, often to make things better, but also just for the sake of change. They tend to do less well in situations that are routine and predictable, and they strongly tend to be entrepreneurial in spirit. However, हम इन सारे characteristics को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटेलेक्ट और ओपननेस, जहाँ पर इंटेलेक्ट इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ की क्यूरियोसिटी से रिलेटेड है और ओपननेस क्रिएटिविटी, वर्बल इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन से। अगर हम जेंडर डिफरेंस की बात करें तो फीमेल्स 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हायर होती हैं क्रिएटिविटी में और मेल्स 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हायर होते हैं इंटरेस्ट इन आइडियाज़ या फिर इंटेलेक्ट में। बट दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे को कई डोमेन्स में ओवरलैप भी करते हैं, जैसे दोनों ही एस्पेक्ट्स रिलेटेड हैं इंटेलिजेंस से, क्योंकि इंटरेस्ट इन आइडियाज़ एक इंसान की इंफॉर्मेशन को गैदर करने की टेंडेंसीज को बढ़ाता है और ओपननेस सीधा सीधा रिलेटेड है एस्थेटिक एक्सपीरियंस से। और ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों विमेन फिक्शन ज़्यादा रीड करती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, एंड तभी उनकी वर्बल इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होती है। ये ट्रेट उन लोगों में होना बहुत ज़रूरी होता है जो लीडरशिप वाली पोजीशंस पे होते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा चेंज हो रही होती है और अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव और नॉवल आइडियाज़ प्रोड्यूस करने वाले लोग नहीं हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में चाहे जितने भी हार्ड वर्किंग लोग क्यों ना हों, बिना चेंज के वो ज़्यादा टाइम तक मार्केट में नहीं टिक पाएगी। ऑल्सो जस्ट बिकॉज हाईली ओपन लोगों के इतने सारे इंटरेस्ट होते हैं, उनके लिए लाइफ में एक सिंगल पैथ को फॉलो करना या फिर एक फील्ड में स्पेशलाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, स्पेशली अगर वो ट्रेट न्यूरोटिसिज्म में हाई हैं या फिर कॉन्शियसनेस में लो हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि वो अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कॉन्क्रीट एक्शंस में कैसे ट्रांसलेट करें। ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो लोग ओपननेस में लो होते हैं उन्हें कैरेक्टराइज किया जाता है एज कन्वेंशनल, कंजर्वेटिव. दे आर डिसइंटरेस्टेड इन लर्निंग, particularly for its own sake. They almost never engage in prolonged abstract thinking and they rarely consider philosophical issues. They rarely attend cultural events. They don't enjoy writing. They have a narrow range of interests. They have a somewhat restrictive vocabulary. They have difficulty getting their thoughts across to others, particularly if they are average or below extroversion. And they find satisfaction in the triad. पिछले 2 डेकेड्स में हुई रिसर्चेस हमें बताती हैं कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस ट्रेट के 2 मेन अंडरलाइन कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स हैं, इम्प्लिसिट लर्निंग और रिड्यूस लेटेंट इनहिबिशन। इम्प्लिसिट लर्निंग का मतलब है जो भी चीज़ हम सीखते और समझते हैं विदाउट आवर कॉन्शियस अटेंशन और अवेयरनेस, और जब हम ओपननेस टू एक्सपीरियंस में से इंटेलेक्ट को अलग कर देते हैं ओपननेस से, तब हमें पता चलता है कि इंटेलेक्ट काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है वर्किंग मेमोरी से, जबकि ओपननेस रिलेटेड है इम्प्लिसिट लर्निंग से। दूसरी तरफ लेटेंट इनहिबिशन का मतलब होता है एक पुराने स्टिमुलस को करंट सिचुएशन के कंटेक्स्ट में लेबल करना एज रेलेवेंट और इररेलेवेंट। नॉर्मली ये मैकेनिज्म ब्रेन को सिग्नल देता है कि अगर एक स्टिमुलस को वो ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका है तो उसे दोबारा उतना टाइम और अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग ओपननेस में हाई होते हैं उनकी लेटेंट इनहिबिशन काफ़ी कम हो जाती है, यानी वो किसी भी इंफॉर्मेशन को सीधा सीधा इररेलेवेंट नहीं बोल पाते, जिससे उनकी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने और नए कॉन्सेप्ट्स को बनाने की कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और तभी रिसर्च इंडिकेट करती है कि रिड्यूस लेटेंट इनहिबिशन रिलेटेड है डाइवर्जेंट थिंकिंग, डोपामिनर्जिक सिस्टम और इवन फेथ इन इंट्यूशन से। बट हमें ये भी समझना चाहिए कि जिस इंसान में लेटेंट इनहिबिशन कम हो जाती है उसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है,
और एक इंसान जिसका इंटेलिजेंस लेवल एवरेज या फिर उससे ज़्यादा होता है, सिर्फ वही इस कंटिन्यूस स्ट्रीम को हैंडल कर पाता है, जिससे उसकी क्रिएटिविटी और अपनी सराउंडिंग्स की अवेयरनेस बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जिन लोगों का इंटेलिजेंस लेवल एवरेज या फिर उससे कम होता है, वो उतनी इन्फॉर्मेशन से डील नहीं कर पाते और या तो वो कोई मेंटल इलनेस डेवलप कर लेते हैं या फिर अपनी सेंसेस को ओवरलोड कर लेते हैं। ये लिंक हो सकता है ओपननेस का स्किज़ोटाइपी और स्किज़ोफ्रेनिया से। यानी जो लोग स्किज़ोफ्रेनिया के बस कुछ साइंस शो कर रहे होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, पर जो लोग फुल ब्लोन स्किज़ोफ्रेनिक्स बन जाते हैं उनकी सारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट चैप्टर, जीनियस और मैडनेस। हमें हिस्ट्री में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है ये ऑब्जर्व करने के लिए कि हाईली क्रिएटिव लोगों में हमेशा से ही एक चीज़ कॉमन रही है, मेंटल इलनेसेस। और इस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले अगर हम वर्जीनिया वुल्फ की बात करें तो 13 ईयर्स ऑफ एज से लेकर 59 ईयर्स ऑफ एज तक उसने कई बार डिप्रेशन और मैनिक एपिसोड्स के साथ डील किया। बट फाइनली एक दिन वर्जीनिया ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को एक रिवर में डुबाकर मार देगी, और उसने अपने सुसाइड लेटर में ये चीज़ मेंशन भी की कि वो फिर से पागल हो रही है और उसे कई आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जो कि प्रॉबली स्किज़ोफ्रेनिया का ही साइन था। सिमिलरली फ्रांज काफ्का ने भी अपनी पूरी लाइफ डिप्रेशन से डील किया। फ्रेडरिक नीचा को एक मैनिक एपिसोड के बाद इंसेन डिक्लेयर कर दिया गया था। स्वीडिश डीजे अवीची की सुसाइड के बाद उसकी फैमिली ने एक्सप्लेन करा था कि कैसे वो हमेशा से ही मीनिंग और लाइफ के थॉट से स्ट्रगल करता था। मैरिलिन मुनरो ने अपनी फ्रीक्वेंट डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की थी। और सिल्विया प्लेथ के ऊपर तो एक पूरे फिनोमिनन को ही नाम दे दिया गया है, जो बोलता है कि पोएट्स ज़्यादा मेंटल इलनेसेस डेवलप करते हैं एज कम्पेयर टू अदर क्रिएटिव राइटर्स। नाउ जब हम बायोलॉजिकल लेंस के साथ इन क्रिएटिव लोगों को देखते हैं तब हमें कई चीज़ें कॉमन मिलती हैं। कई जीन्स और कई न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे एक ग्रोथ फैक्टर जिसे बोलते हैं न्यूरोरेगुलिन यानी NRG1 और DARPP32, ये वो जीन होता है जो हमारे ब्रेन में डोपामीन को कंट्रोल करता है। और हमें पता है कि डोपामीन और सेरोटोनिन इन्वर्सली रिलेटेड हैं, यानी डोपामीन चाहे तो अपने आप से बढ़े या फिर सेरोटोनिन के कम होने पे हमें उसका इफेक्ट शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी और मेंटल इलनेसेस के साथ ही दिखेगा। ऑल्सो हाईली ओपन लोगों में ये भी देखा गया कि जब वो किसी नॉवल आइडिया या फिर मास्टरपीस पर काम कर रहे होते हैं, उस वक्त जब वो फ्लो में आते हैं तब उनके ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का प्रीक्यूनियस एरिया एक्टिवेटेड रहता है। सिंपल लैंग्वेज में एक फ्लो स्टेट वो होती है जब हम अपने काम में इतना अब्जॉर्ब्ड होते हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता और कुछ देर के लिए हम अपना सेंस ऑफ सेल्फ खो देते हैं। बट क्रिएटिव लोगों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब वो लोग फ्लो स्टेट में आते हैं तब उनका सेंस ऑफ सेल्फ इंटैक्ट रहता है और उनके लिए वो एक्सपीरियंस काफी सब्जेक्टिव हो जाता है। इससे वो अलग अलग आइडियाज को कनेक्ट कर पाते हैं और डाइवर्जेंटली सोच पाते हैं। इसके साथ ही एक और तरीका जिसके थ्रू ओपन लोगों की डाइवर्जेंट थिंकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं वो है एपोफीनिया, यानी ह्यूमंस की उन चीज़ों में पैटर्न्स देखने की टेंडेंसी जो एक दूसरे से बिल्कुल अनरिलेटेड होती हैं। जैसे कई लोगों के लिए एक फ्रूट और एक प्लैनेट के मोशन में कोई रिलेशन नहीं होता, पर आइजैक न्यूटन ने एक गिरते एप्पल को कनेक्ट कर दिया एक फोर्स से जो दिखती भी नहीं है। एंड नॉट सरप्राइजिंगली एपोफीनिया काफ़ी बढ़ जाता है स्किज़ोटाइपल लोगों में और वो एग्जैजरेट हो जाता है डोपामीन के बढ़ने से। इस वीडियो में हमने सीखा कि जो लोग इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर क्रिएटिव होते हैं वो लोग ओपननेस में हाई होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ओपन लोगों का IQ हमेशा ज़्यादा हो, बट डेफिनेटली दोनों चीज़ों में कई कोरिलेशंस हैं। कई डोपामिनर्जिक पैथवेज के एक्टिवेट होने पर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, बट ये पैथवेज काफ़ी क्लोजली टाइड हैं इम्पल्सिविटी, डिसऑर्डरलीनेस और मेंटल इलनेसेस से। ओपननेस डाइवर्जेंट थिंकिंग कैपेबिलिटीज से भी रिलेटेड है, जो कि पॉसिबल होती हैं इम्प्लिसिट लर्निंग, रिड्यूस लेटेंट इनहिबिशन और अनकॉन्शियस पैटर्न रिकग्निशन बिहेवियर जैसे एपोफीनिया। एंड ओपन लोगों के ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क फ्लो स्टेट में भी एक्टिवेटेड रहता है, जिससे उनके लिए वो मोमेंट काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है और उनका वर्क काफ़ी यूनिक। इस सीरीज़ के बाकी पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि ओपननेस कैसे इंटरैक्ट करता है बाकी पर्सनैलिटी ट्रेट से,
हाईली ओपन लोगों को कौन सा करियर चूज करना चाहिए और किस तरह से उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।